ओके, चलिए आज का जो आपका टॉपिक है आप लोग का थोड़ा स्लो चल रहा है। बाकी सब जगहों पर 3 से 4 टॉपिक्स कंप्लीट हो चुके हैं सिलेबस के, आपका अभी सेकंड टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। सो होपफुली वी विल कवर इट इन अ फास्टर वे, ठीक है। चलिए, जो आपका सेकंड टॉपिक है दैट इज बाउंड्री एंड बाउंड्री मार्क्स, ठीक है। ये आपका अगर आप रेवेन्यू कोड देखेंगे तो आपके सेक्शन 20 से 28 तक लाई करता है। सेक्शन आपको रेवेन्यू कोड में थोड़े से याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि आपके रेवेन्यू कोड में ऐसा कोई केस लॉज या फिर कोई थ्योरीज या कोई डॉक्ट्रिन ऐसा इस तरीके का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि आप स्ट्रेच कर दो अपने आंसर्स को। आपको सीधे डिपेंड रहना पड़ेगा किस पे, आपके जो भी सेक्शंस हैं उन्हीं पर, ठीक है। तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि जो भी आपका चैप्टर 4 है वो बाउंड्रीज और बाउंड्री मार्क्स पर डिपेंड करता है, ठीक। क्या क्या है इसमें टोटल 20 से 28 सेक्शंस हैं। पहला जो इसका सेक्शन है वो फिक्सेशन और डिमार्केशन की बात करता है। दूसरा ऑब्लिगेशन की बात करता है, अगर रिपेयर वगैरह कराना है तो कैसे करेंगे। 22 डिस्ट्रक्शन की बात करता है, अगर डिस्ट्रक्शन वगैरह हो गया तो कौन पेमेंट करेगा, कैसे उसकी पनिशमेंट होगी, इन सब चीज़ों की बात करता है। 23 जो है वो बात करता है इरेक्शन की, रिपेयर की, रिन्यूअल की, जितने भी बाउंड्री मार्क्स है उनकी, ठीक है। 24 डिस्प्यूट रिगार्डिंग बाउंड्री मार्क्स। इसी तरह इसको भी जब हम पढ़ेंगे आगे डील करेंगे तो इनको भी हम देखेंगे कि क्या क्या ये सारे सेक्शंस हैं। तो याद क्या रखना है आपको, 20 से लेके 28 तक आपकी बाउंड्री मार्क्स से रिलेटेड चीजें हैं। अब बेसिक एक क्वेश्चन आता है कि बाउंड्री मार्क है क्या, क्या जरूरत पड़ रही है बाउंड्री मार्क की, ठीक। तो सिंपल सा है कि एक अगर कोई फील्ड है, एक लैंड है और उस लैंड पे बहुत सारे लोगों का पार्टिसिपेशन है, यानी कि बहुत सारे लोग वहां पे क्या है, एज अ होल्डर काम कर रहे हैं, टेन्योर होल्डर है, ठीक है, उनकी ओनरशिप है या उनका कब्जा है, कैसे भी करके, ठीक। तो सपोज दैट अगर ये हिस्सा किसी ए नाम के व्यक्ति का है, ये हिस्सा किसी बी नाम के व्यक्ति का है, ये हिस्सा किसी सी नाम के व्यक्ति का है, और आप लोग को भी मालूम होगा कि जो भी खेत वगैरह हैं या फिर जो भी प्रॉपर्टीज हैं, लैंड है, उनका इतना कोई सिमेट्रिकल डिवीजन नहीं होता है। सिमेट्रिकल डिवीजन समझ रहे हैं, ऐसा नहीं कि बस एक स्क्वायर है तो उस पे बस ऐसे करके जिस तरह आज के डेट में सब सेक्टर बसे होते हैं उस तरह नहीं है। किसी का इतना भी हो सकता है, किसी का इतना भी हो सकता है, किसी का इतना भी हो सकता है। तो ये सारी चीजें आपको पता है कि लैंड में होती है। तो इसलिए हर लैंड की हर एक जो एक अकाउंट है, टेन्योर है, उसकी मार्केशन करना इम्पोर्टेंट है। उसकी कहाँ कहाँ पे बाउंड्री होती है वो सब को डिनोट करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए ये टॉपिक आपकी बाउंड्रीज एंड डिमार्केशन का टॉपिक भी इस रेवेन्यू कोड में इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक। अगर हम पहले सेक्शन की ही बात करें जो कि है सेक्शन 20, ठीक है। सेक्शन 20 ये बात करता है फिक्सेशन एंड डिमार्केशन ऑफ बाउंड्रीज। बाउंड्रीज समझ गए, ठीक है। अब इसमें दो चीजें, एक तो फिक्स करेंगे सारी बाउंड्रीज को, उसके बाद फिक्स करने के बाद उसका डिमार्केशन भी करेंगे, यानी कि ना केवल फिक्स कर रहे हैं, उसको डिनोट भी कर रहे हैं कि कहाँ से कहाँ तक की बाउंड्रीज किसकी किसकी है, ठीक है। क्या कहता है प्रोविजन इसका, सब क्लॉज 1 कहता है कि जितनी भी बाउंड्रीज होंगी ऑफ एवरी विलेज, विलेज की डेफिनेशन कोई बताएगा मुझे कहाँ है, किसी को याद है? विलेज की डेफिनेशन एग्जाम में पूछा जाता है, कोई बता सकता है? 5 सेकंड तक, नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे। अभी तो याद ही नहीं है बिल्कुल। अभी याद जहाँ पे जो है विलेज में वो एरिया आता है जिसकी जो पॉपुलेशन 4000 से कम हो, मतलब वोटिंग जो लिस्ट है उसमें 4000 से कम वोटर हो। नहीं, देखिए आपको जब भी डेफिनेशन की बात कर रही हूं मैं, तो आपको वो डेफिनेशन डिनोट करनी है जो आपके रेवेन्यू कोड में दी गई है। रेवेन्यू कोड में सेक्शन 4 अंडर सब क्लॉज 20 विलेज की डेफिनेशन दी गई है, और वो विलेज मैम वही वाला आता है ना जिसमें पेड़ होते हैं, सारे घर होते हैं, लोग रह रहे होंगे, यही वाली चीज है ना इसके अंदर? नहीं 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 नहीं, अभी देखिए डेफिनेशन क्लॉज एक बार नहीं 2-3 बार ही हो चुका है, ऑफलाइन भी हो चुका है, ऑनलाइन भी हो चुका है। एक बार ही आप लोग फिर से जाइएगा वापस से, इसका मतलब अभी आप लोग का डेफिनेशन वाला चैप्टर ही थोड़ा सा
तैयारी करने के योग्य है ना। डेफिनेशन जाइएगा, मैंने आपको बता दिया 420 में, वहां पे विलेज की डेफिनेशन दे रखी है। विलेज किसे कहते हैं? विलेज उसे कहते हैं जिसका रिकॉर्ड में, उस जिले के रिकॉर्ड में एज अ विलेज नाम दर्ज होता है, और जो स्टेट गवर्नमेंट अपने किसी स्पेशल ऑर्डर के साथ जिसको, जिस लोकेशन को विलेज घोषित करे। बस इतनी सी डेफिनेशन है। बाकी चीजें आप ऐड कर लीजिए, माइनस कर लीजिए अपने एंड से, जिस तरीके का क्वेश्चन आए उस तरीके से ऐड कर लीजिए। लेकिन जब डेफिनेशन की बात आएगी, आपको वही टर्म्स यूज करने हैं जो आपके डेफिनेशन क्लॉज में दिए गए हैं। प्लीज आप लोग, सब लोग, मैंने आप लोग को फर्स्ट डे ही बताया था कि रेवेन्यू कोड ले लीजिए, बेयर एक्ट। नहीं है तो कोई बात नहीं, फोन वगैरह में ही आप लोग ओपन कर लिया करिए जब भी पढ़िए। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। फिर से आप लोग जाइएगा, डेफिनेशन क्लॉज पूरा तैयार कीजिएगा। तो कह रहे हैं कि बाउंड्रीज जो होंगी हर विलेज की किसी भी स्टेट में, और एवरी सर्वे नंबर। अब यहाँ पे एक टर्म आया है सर्वे नंबर, अब धीरे धीरे करके टर्म्स देखते रहिएगा, ठीक है। सर्वे नंबर, इसको कहा जाता है गाटा संख्या, हिंदी में गाटा संख्या, ठीक है। ये है गाटा संख्या। विद इन अ विलेज शैल बी फिक्स्ड एंड मार्क्ड आउट बाय द बाउंड्री मार्क्स। कह रहा है हर जिले, जितना भी, जो भी स्टेट में गांव होंगे, उनके सबके जो गाटा संख्या है उनको फिक्स किया जाएगा, और एक बाउंड्री मार्क से, यानी कि कोई ना कोई वहां पे बाउंड्री मार्क होगी, उससे मार्क भी किया जाएगा। पहली चीज। दूसरी चीज क्या है कि दीज बाउंड्री मार्क्स शैल बी सच स्पेसिफिकेशन, इस तरीके से इनकी स्पेसिफिकेशन होगी, ऐसी इनकी विशेषताएं होंगी, विनिर्दिष्ट होंगी, एंड शैल बी कंस्ट्रक्टेड एंड मेंटेन्ड इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय द रूल्स ऑफ द चैप्टर। कह रहे जो भी नियम कानून होंगे उसके तहत उनको मेंटेन रखा जाएगा, बनाया जाएगा, और उसको स्पेसिफाई किया जाएगा कि कौन कौन सी जो लैंड है, लैंड का जो पीस है वो किसके किसके पास है, ठीक। तो ये आपको याद रखना है किसमें, फिक्सेशन और डिमार्केशन में, जहां पर बात आई है सर्वे नंबर की। सर्वे नंबर याद रखिएगा, ठीक है। ये सेक्शन क्लियर है? आई गेस क्लियर होगा। क्या क्या इसमें मेन पॉइंट थे? अप्लाइज यूनिफॉर्मली टू ऑल विलेजेस एंड ऑल सर्वे नंबर्स इन उत्तर प्रदेश, ठीक है। सभी गाटा संख्या पे, यानी कि सभी सर्वे नंबर्स पे ये अप्लाई होता है, चाहे जिसकी जमीन हो, ठीक। डिमार्केशन थॉरोली होना चाहिए, और फिजिकल बाउंड्री मार्क्स थॉरोली लगे होने चाहिए। स्पेसिफिकेशन होना चाहिए कि जब भी कोई बाउंड्री मार्क लगा रहा है तो वो किसके, इधर कौन सा खेत है, इधर किसका खेत है, इस तरीके से स्पेसिफाइड होता है। वो सारी चीजें स्पेसिफाइड होनी चाहिए, ठीक। और ये पूरे फाउंडेशन ले करता है किसकी, इस चैप्टर के, जो भी चैप्टर हम अब पढ़ने जा रहे हैं या पढ़ रहे हैं उसकी पूरी ये फाउंडेशन बताता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है, ये जो गाटा संख्या बताया है इसमें पर्टिकुलर एरिया आएगा ना उस खेत का। मैं आप लोग को बता देती हूँ गाटा संख्या क्या है। एक प्रैक्टिकली बता दो ना आप, एक जैसे एग्जांपल लेके। तो एक मैं बता दे रही हूँ, एक बार में समझ में आ जाएगा। – 1950 से पहले और 1950 के बाद, ठीक है। दो आपके पास सिनेरियो है, ठीक है। 1950 के पहले कौन कौन है आपके पास? मुगल रूल है और ब्रिटिश रूल है, ठीक है। एक बारी में आप लोग समझ जाएंगे इस चीज को। मुगलों का एक वर्ड है खसरा, इसीलिए मैंने अभी बोला गाटा याद रखना। मैं आगे बताने वाली थी, गाटा संख्या, खसरा संख्या, खतौनी, ये सारी चीजें मैं बताती, ऑब्वियस है, ठीक है। अब यहीं पे समझ लीजिए, एक बार में ही समझ लीजिए, ठीक है। मुगलों का एक टर्म है खसरा, और इस खसरे का मतलब ही होता है कि रिकॉर्ड रखना, रजिस्टर करना, ठीक है। बहुत ज्यादा स्पेसिफाइड नहीं था, लेकिन मुगलों ने रजिस्टर करना शुरू कर दिया था कि कैसे कैसे किसकी किसकी जमीनें हैं। अगर आपको याद हो, जब सबसे पहली क्लास थी उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो अकबर के टाइम पीरियड पे टोडर मल थे, उन्होंने जमीन की नपाई जुताई कराना शुरू कर दिया था, किसकी किसकी जमीनें कितनी कितनी होती थी, ठीक है। इसको ब्रिटिश रूल ने और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया। जब ब्रिटिशर आए उन्होंने उस खसरा को और स्ट्रॉन्ग बनाया, खसरे का नंबर दिया, हर की किसके किसके पास कौन कौन से खसरे नंबर की जमीनें हैं, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। 1950 में क्या होता है, आपके दो एक्ट आते हैं, कौन कौन से?
एक तो आता है 1950 में एबोलिशन ऑफ जमींदारी एक्ट, ठीक है। दूसरा आता है आपका 1953 में कंसोलिडेशन, जिसको हम चकबंदी भी बोलते हैं, ठीक है। होता क्या था, एक व्यक्ति की जो जमीनें थी, बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा, ठीक है। सपोज दैट कि ये एक व्यक्ति है ए, इसकी एक जमीन है यहाँ पर, दूसरी जमीन है यहाँ पर, और तीसरी जमीन है ये। इसकी 3 अलग अलग जगहों पर जमीनें थी, ठीक है। तो जाहिर सी बात है ये अलग अलग खसरा नंबर में फॉल करेंगी, अलग अलग खसरा नंबर में आएंगी, क्लियर है। 1953 के बाद क्या हुआ, चकबंदी होना शुरू हो गई। चकबंदी का मतलब कि जिसकी प्रॉपर्टी थी, इन सबका लैंड नाप जोड़ के एक जगह ही इनको प्रोवाइड कर दो, ठीक। अब हुआ क्या है कि जो एक ही जमीन थी वो क्या हो गई, एक ही जमीनें थी वो क्या हो गई, उसको पूरा नाप जोड़ कर ये दे दिया गया कि भाई ये वाला तुम्हारा, ये वाला प्लॉट जो है इसी इन्हीं सब एरिया के बराबर है, ये एक साथ तुमको हमने यहाँ प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। अब 1953 के बाद ये जो नया ये इसको दिया गया है एरिया, इसका नाम रखा गया गाटा। इसके पहले चला आ रहा था खसरा। खसरा ऑलरेडी चला आ रहा है उन जमीनों का जहां जहां पर जो भी जमीनों की नपाई जुताई थी उसको खसरे में इंक्लूड करते थे। जब एक व्यक्ति को चकबंदी के बाद अपने अपने पोर्शंस दिए गए तो उन पोर्शंस का भी डिमार्केशन करना शुरू किया गया, स्पेशली यूपी में उसको नाम दिया गया गाटा। तो खसरा समझ में आ गया, गाटा समझ में आ गया, ठीक है। आज भी अगर आप देखोगे बहुत पुराने, कभी आप शज्र में जाओगे, शज्र क्या होता है, शज्र मतलब मैप, ठीक है। यानी कि आप पुराने मैप में जाओगे कि दादा परदादा की जमीनों पे जब जाओगे तो वहां पे भी आपको खसरा मिलेगा और अभी गाटा भी मिलेगा। तो आज की डेट में खसरा और गाटा ऐसे ऑब्लिक करके लिख दिया जाता है। कभी कभी इनको इंटरचेंजेबली एक साथ पढ़ा जाता है, इनको एक साथ समझा जाता है, लेकिन थ्योरेटिकली जो बेसिक था इन दोनों में डिफरेंस, वो यहाँ पे मैंने आपको डिफाइन कर दिया, ठीक है। क्लियर हो गया होगा आई गेस, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई बड़ी चीज है नहीं। एक और टर्म आता है आपके पास खतौनी, ठीक। खतौनी को क्या कहते हैं, रिकॉर्ड्स ऑफ राइट। ये सारे टर्म्स अभी आएंगे आपके आगे, ठीक। ये जमीन से रिलेटेड ना होके व्यक्ति से रिलेटेड होता है। जैसे ए, अब ए के पास एक लैंड में यहाँ पर भी जमीनें हैं, एक बहुत दूर कोई खेत है यहाँ पर भी उसके पास जमीनें हैं, एक यहाँ पर भी जमीनें हैं, ठीक। तो यहाँ पे क्या करेगा, जब ए की खतौनी निकलेगी तो सारे जो भी इसके गाटा नंबर होंगे, संख्या नंबर होंगे, उस सारों का यहाँ पे डिस्क्रिप्शन होगा कि इसके पास कौन कौन सी जमीनें हैं। तो ये ए के पास कितनी चीजें हैं, इसके लिए आपको निकलवानी पड़ेगी खतौनी, ठीक है। सिंपल सा है, सारा क्लियर है। आगे बढ़ रहे हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम होगी तो हम एंड में फिर से डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। आई होप कि कोई दिक्कत होगी नहीं, है ना। क्लियरली मैंने आप लोग को यहाँ पे समझा दिया है कि किस तरीके से चीजें अलग अलग, खसरा अलग है, गाटा अलग है, खतौनी अलग है। खसरा खतौनी को आपस में इंटरचेंजेबली कभी कभी देख लिया जाता है क्योंकि वो उसी चीज पर ही बेस्ड है, ठीक है। मैम ये जो आप खतौनी बता रहे हो तो ये 1% की एक ही खतौनी बनेगी ना? 1% की बनती है, वैसे तो उसमें सारे लोग ही होते हैं, ठीक है। जैसे आपने बताया कि एक बंदे की खतौनी, एक बंदे की, मैं बता दे रही हूँ एक बंदे की कैसे। आपके बाबा जी हैं ए, ठीक है, उनकी खतौनी बनी, ठीक है, उनकी खतौनी बनी है, उनके पास मान लीजिए 1 एकड़ जमीन थी, ठीक है। अब उनके 2 बच्चे हो गए बी और सी, ठीक है। अब बाबा जी क्या हो गए, नहीं रहे, अब ये एकड़ की जमीन क्या होगी, बटेगी। तो ये इसी में कंटिन्यू होता जाएगा। तो एक टाइम पे आप देखोगे एक ही खतौनी में कई सारे लोगों का नाम, कई सारे लोगों के जो पार्टीशन है वो भी इंक्लूड होते जाएंगे। जो जिसकी डेथ होती जाएगी उसके बाद जिस पे वसीयत चढ़ती, सॉरी विरासत में जो कोई नाम आता जाएगा उसी में जोड़ा जाता है, ठीक है। तो ये बढ़ता जाता है लिस्ट। मतलब ये मास्टर रोल हो गया ना एक तरीके से। हाँ, एक तरीके से आप बोल सकते हैं, बट हम लीगल टर्म यूज करते हैं समझने के लिए। नहीं, फर्स्ट टाइम जो खतौनी बनी तो फर्स्ट टाइम ये खतौनी अभी फर्स्ट टाइम पता नहीं रहता है ना कि कब से, मुगलों के टाइम से बन रही, 400 साल, 500 साल, 600 साल,
ठीक है, और हर जगह की हर व्यक्ति की बनी भी नहीं होती है, ठीक। तो इसलिए आप उसको कोई स्पेसिफिक टर्म हम नहीं दे रहे। ये आई थिंक खतौनी में कुछ डाउट है, जो आप खतौनी बता रहे हो, खतौनी का मतलब यही रहता है ना कि जैसे एक खसरा नंबर हो गया, किसी कोई भी मतलब खसरा नंबर है, मतलब एक जो है खेत का नंबर हो गया, उस नंबर के अंदर कितने उसके हिस्सेदार है, उस किसके पास कितना कितना पार्ट है, तो वही मैं बोल रही हूँ, रिकॉर्ड्स की मैं बात कर रही हूँ। बट आपने बताया ना कि ये जो आप बोल रहे हो कि खसरा यानी जो घाटा बताया, घाटा में उसके बाद जितनी भी लैंड होगी तो वो तो घाटा में तो उसका एक पर्टिकुलर खसरे से रिलेटेड ही आएगा ना, पूरा थोड़ा ही आएगा, वो तो खसरा नंबर वाइज उसके पास रहता है। आप घाटा संख्या भी निकाल सकते हो, खसरा चीज भी निकाल सकते हो। मैं आपको क्या बता रही हूँ, खतौनी होती क्या है। मैं ये नहीं कह रही हूँ मान कि एक व्यक्ति की अलग अलग 50 जगह जमीन है तो उसका पूरा रिकॉर्ड एक जगह होगा। मैं ये कहना चाह रही हूँ, आप पहले कॉन्सेप्ट देख लीजिए। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जो खतौनी होती है वो आपके रिकॉर्ड बताती है, पर्सन के रिकॉर्ड को। हाँ, ठीक है। बाकी जो घाटा और संख्या है ये लैंड के रिकॉर्ड को बताते हैं। हाँ, मतलब एक तरह से लैंड के नंबर को बताती है, ये लैंड के रिकॉर्ड को बताता है, और जो खतौनी है ये पर्सन के कितनी कहाँ क्या प्रॉपर्टी है उसको डिनोट करता है। मैं ये चीज बता रही हूँ, ठीक है, इसी पे अमल रहेंगे। ओके मैडम, ठीक, चलिए। तो आई होप कि अब ये सारी चीजें क्लियर हैं, ठीक है। अभी आएंगे सारे टर्म्स आएंगे, तो वैसे वैसे टर्म्स आपको याद करने। आपको आपका अगर बेसिकली आपका क्या है, इंग्लिश मीडियम है, तो आपको खसरा खतौनी टर्म भी यूज नहीं करना है। आपको सर्वे नंबर और ये सब रिकॉर्ड ऑफ राइट्स, ठीक है, ब्रैकेट में लिख सकते हैं आप अपनी समझ के अनुसार। बाकी इन सब के लिए एक एक टर्म यूज है इंग्लिश में भी, ठीक है। चलिए सेक्शन 21 पे आते हैं अब, कि मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑफ बाउंड्री मार्क। अब ये जो बाउंड्री मार्क्स हैं इनका मेंटेनेंस कैसे होगा और रिपेयर कैसे होगा, ये दोनों चीज किसमें मेंशन है, सेक्शन 21 में। तो कह रहे हैं सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी तो भाई उसी की होती है जिसकी बाउंड्री पर या जिसकी जगह पर वो बाउंड्री मार्क बना हुआ है, ठीक है। एवरी टेन्योर होल्डर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग एंड रिपेयरिंग एट हिज ओन कॉस्ट, खुद के पैसे से, द बाउंड्री मार्क लॉफुली इरेक्टेड का मतलब बना हुआ है, ठीक है, जो भी वहां पे बनाया हुआ है, निर्मित, विद इन हिज होल्डिंग और इन इट्स बाउंड्री। सपोज दैट कि ये है और इधर ए का हिस्सा है, इधर बी का हिस्सा है, और बाउंड्री मार्क जो बना है वो एग्जैक्ट इस वाले पॉइंट पे आके फॉल कर रहा है, ठीक है। जरूरी नहीं है ना कि बीच में कोई डिवाइडर हो, ऐसा तो जरूरी नहीं होता, ठीक। मान लीजिए बाउंड्री जो मार्क है वो यहाँ, तो अगर ए के पास बाउंड्री जो मार्क है वो ए की प्रॉपर्टी पे फॉल कर रहा है तो इसके मेंटेनेंस का सारा जिम्मा ए का होगा, यही कहता है आपका सब क्लॉज 1, ठीक है। अब इसके अलावा बहुत सारी और भी जमीनें होती हैं, ठीक है, जो नहीं फॉल करती। किसी के एरिया में पॉन्ड्स हो गए, कम्युनिटी हो गई, बहुत सारी ऐसी लैंड होती हैं जो किसी की नहीं होती है, यानी कि वो सरकार की होती है, ग्राम पंचायत की होती है, ठीक। तो अदर जितनी भी जमीनें बचेंगी, अदर जितने भी बाउंड्री मार्क्स होंगे, ठीक है, उनकी जिम्मेदारी किसकी पड़ेगी, ग्राम पंचायत की पड़ेगी। तो दो लोग आपको यहाँ से निकल के आ गए कि भाई अगर किसी के टेन्योर होल्डर में है तो उस व्यक्ति की जिम्मेदारी है, और अगर किसी के टेन्योर होल्डर में प्रॉपर्टी नहीं है तो फिर ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी है उसके मेंटेनेंस की और उसके रिपेयरिंग की, ठीक। ये आपका पड़ेगा सेक्शन 21 में, ठीक। यहाँ पे आपके की पॉइंट्स भी आ गए कि दो डिस्टिंक्ट ड्यूटी होल्डर बता दिया गया, टेन्योर होल्डर, ग्राम पंचायत। टेन्योर होल्डर बेयर करेगा कॉस्ट अपनी होल्डिंग के अंदर जो भी उसके होंगे, ग्राम पंचायत बेयर करेंगे कॉस्ट जितनी बाकी के में जो विलेज के बाउंड्री मार्क्स होंगे उनको। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कंटिन्यूअस है, एक बार की नहीं, जितने बार वो बाउंड्री मार्क रिपेयरिंग की डिमांड होगी, जितने बार उसमें मेंटेनेंस की डिमांड होगी, उतने बार वो लोग कराएंगे, ठीक है। तो एक बार का ये काम नहीं कि एक बार करा दिया तो हमारा दायित्व खत्म हो गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी कंटिन्यू बनी रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका सेक्शन 22, ठीक, डिस्ट्रक्शन एटसेट्रा ऑफ बाउंड्री मार्क। अब ये मान के चलिए कि मान लीजिए किसी ने, इरेक्शन का मतलब क्या होता है, निर्माण करना, ठीक है, और जो आपका डिस्ट्रक्शन, इसका मतलब उसको विनाश कर देना। इफ एनी लॉफुली इरेक्टेड बाउंड्री, अगर कोई लॉफुली इरेक्टेड है, अगर अनलॉफुल है तब की बात नहीं हो रही है, लॉफुली अगर इरेक्टेड है तो ऐसे बाउंड्री मार्क की इन अ लेखपाल सर्किल। अब किसी लेखपाल का अपॉइंटमेंट कौन करता है, ये कलेक्टर करता है। हाँ जी, कलेक्टर करता है, सही, ठीक।
लेखपाल सर्किल में अगर कोई बाउंड्री मार्क फॉल करता है और वो बाउंड्री मार्क क्या हो गया है, डिस्ट्रॉय कर दिया गया है, रिमूव कर दिया गया है या डैमेज कर दिया गया है, तो जो भी लेखपाल होगा उस एरिया का, उसकी प्रॉपर ड्यूटी होगी कि वो मैटर को रिपोर्ट करे नायब तहसीलदार को। ठीक है, नायब तहसीलदार को रिपोर्ट करेगा कि यहाँ पे ये चीजें डिस्ट्रॉय कर दी गई हैं, रिमूव कर दी गई हैं, डैमेज कर दी गई हैं। नायब तहसीलदार क्या करेगा, एक इंक्वायरी बनाएगा, एक इंक्वायरी करेगा कि ऐसा कुछ हुआ है कि नहीं हुआ है, और फिर वो करेगा क्या, अपनी रिपोर्ट को सबमिट करेगा सब डिविजनल ऑफिसर को। सब डिविजनल ऑफिसर की डेफिनेशन कोई बताएगा कहाँ फॉल करती है? 418 में। ठीक है, असिस्टेंट कलेक्टर को ही सब डिविजनल ऑफिसर कहा जाता है, यही वहां पर लिखा है। ठीक है, इसी तरीके से आप लोग थोड़ा थोड़ा जब जब शब्द आए तब तक ध्यान रखिए कि उसकी डेफिनेशन कहाँ, तो याद हो जाएगा आप लोगों को, वरना फिर ऐसे तो टाइम नहीं मिलता होगा याद करने का, फिर एग्जाम टाइम पे ही याद करोगे। चलिए, तो नायब तहसीलदार क्या करेगा, इंक्वायरी करेगा और रिपोर्ट सबमिट करेगा सब डिविजनल ऑफिसर को। ठीक है, ये यहाँ पे मैटर आपको बता दिया गया कि अगर कोई प्रॉपर्टी या बाउंड्री मार्क डिस्ट्रक्शन होता है तो फिर क्या होगा। ठीक है, की पॉइंट्स आप लोग यहीं से नोट कर लीजिए कि किसकी ड्यूटी है, लेखपाल की ड्यूटी है, और ये पूरी रिपोर्ट किसको देगा, नायब तहसीलदार को देगा। नायब तहसीलदार की अपनी रिकमेंडेशन किसको देगा, सब डिविजनल ऑफिसर को देगा। और ये पूरा एक आपकी चेन दिखने को आएगी कि भाई डायरेक्ट नहीं बोलेगा जाके कि जिसकी बाउंड्री है उसको जाके लेखपाल सीधे बोल दे कि नहीं तुम बनवाओ। ठीक है, प्रैक्टिकली हो भी सकता है, इतना लंबा प्रोसेस ऑन पेपर चलता हो, प्रैक्टिकली जाके वो बोल दे, लेकिन जो ऑन पेपर है, ऑन कोड, हमारे कोड में क्या रिटर्न है, जो प्रोसेस है वो ये आपका प्रोसेस यहाँ पे डिस्कस होगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका कि पावर टू इंक्वायर, रिक्वायर, इरेक्शन, रिपेयर और रिन्यूअल। मैम ये जितनी भी बाउंड्री बन रही है, हाँ जी, सारी की सारी तो लेखपाल सर्किल में ही आएगी, तो फिर हाँ अलग जी, से हम इसको क्यों कर रहे हैं? पहले हमने बताया कि किसी और के जमीन में बाउंड्री चल रही है, अभी हमने लेखपाल सर्किल की बात करी, बात तो दोनों एक ही है। आप बात कर रहे हैं यहाँ पे रिपेयरिंग की ना, मेंटेनेंस और रिपेयर की। जैसे दो जमीनें हैं, एक बंदे के अंदर मेड़ बनी हुई है, मतलब मैं लाइव बता रहा हूँ, एक बंदे के अंदर मेड़ बनी है तो ही विल रिपेयर दैट। अब आप बता रहे हो कि अगर लेखपाल सर्किल में आएगा तो लेखपाल आके नायब तहसीलदार को बोलेगा, वो आगे करेगा। तो ये वो मेड़ किसी के भी जमीन में बनी हो, बट वो आएगी तो लेखपाल सर्किल में ही ना आएगी। पहली चीज वो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी बता रहा है कि बनवाएगा कौन, पहली चीज आपके दायित्व की बात कर रहा है कि बनवाएगा कौन, तो जिसकी प्रॉपर्टी में आएगा वो बनवाएगा या रिपेयर करवाएगा अगर उसमें कोई डिस्ट्रक्शन होता है तो। ठीक है, ये बता दिया उसकी ड्यूटी। लेकिन मान लीजिए कि ये ड्यूटी वो नहीं कर रहा है, नहीं विजिलेंट है, तब क्या होगा, तब जिस लेखपाल सर्किल में वो फॉल करेगी वो लेखपाल जाके बोलेगा नायब तहसीलदार को, नायब तहसीलदार एसडीओ को, और एसडीओ फिर अपने में आपस में ऑर्डर करेंगे जिस व्यक्ति के लैंड पर वो बाउंड्री मार के, फिर उसको ऑर्डर करेंगे कि भाई तुम्हारे में फॉल करता है, तुम इसको बनवा क्यों नहीं रहे हो, बनवाओ। ठीक है, दो चीजें हो गई, एक हो गया तरीका किसके ऊपर ड्यूटी दी गई है, जैसे ड्यूटी आपकी है पेड़ लगाने की, ठीक है, या ड्यूटी आपकी है सफाई रखने की, लेकिन सफाई नहीं रखेंगे तो एक तरीका है ना कि कौन आके आपसे बोलेगा, मतलब वो जिसके जमीन में आ रही हो या पंचायत के जमीन में है तो सबको ऑर्डर करेंगे ना ये लोग। वो तो लेखपाल सर्किल में तो आएगी ही ना, है ना। ठीक है मिश्रा जी, ये जो बाउंड्री मार्क है नॉट बाउंड्री वॉल, एक पत्थर है, पत्थर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कोड पे ध्यान दीजिए, कोड की लैंग्वेज पे ध्यान दीजिए। ठीक है, और साथ के साथ जो कॉन्सेप्चुअल आप लोग का है उस पे भी चर्चा करते चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा इसके पीछे वाले सेक्शन में क्या कह रहा है कि जितना भी डिस्ट्रक्शन वगैरह होगा, और इसमें पनिशमेंट भी मिलता है। अगर आप कंसोलिडेशन वाले चैप्टर में जाएंगे, कंसोलिडेशन वाले एक्ट में जाएंगे, उसका सेक्शन 46 है आई गेस, कि अगर कोई डिस्ट्रक्शन करता है तो उसको पनिशमेंट भी दिया जाता है। ठीक है, तो ये बहुत ऐसा नहीं कि बस सिर्फ डिस्ट्रक्शन तक की ही बात है, इसमें अगर ये देखा गया, किसी को पाया गया कि किसी ने जानबूझ के कुछ डिस्ट्रक्ट किया है,
बिगाड़ा है, उसको तबाह किया है, तो वहां पे पनिशमेंट का भी प्रोविजन है। इसमें नहीं है रेवेन्यू कोड में, इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया, लेकिन मैं आपको अब एडिशनल मेंशन कर दे रही हूँ कि कंसोलिडेशन एक्ट जो है 1953 का, उसमें प्रॉपर दिया गया है कि अगर कोई डिस्ट्रक्शन करेगा तो उसको पनिशमेंट भी मिलेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें कैसे होंगी, ये सारी चीजें बिना इंक्वायरी के तो आप किसी को पनिशमेंट नहीं दे दोगे ना। तो इंक्वायरी करने के लिए आपको चेन चाहिए होगी कि इंक्वायरी कैसे होगी, तो सबसे नीचे के स्तर से चलेंगे कि भाई लेखपाल के एरिया में पड़ रही, लेखपाल बताएगा, किसको बताएगा, तहसीलदार को, तहसीलदार किसको बताएगा, एसडीओ को बताएगा, फिर वहां से ये चेन पूरी साइकिल चलेगी कि किसने किया, किसने नहीं किया, और अगर हुआ है तो किसकी जिम्मेदारी है, किसको बनवाना है, किसको नहीं बनवाना है। ठीक है, मान लीजिए दो लोगों की प्रॉपर्टी है, ठीक है, ए और बी, ठीक है, यहाँ पे एक बाउंड्री मार्क था, वो ए की प्रॉपर्टी में पड़ रहा है, लेकिन बी इसको बार बार डिस्ट्रॉय कर दे रहा है, ए ने बोला अब हम नहीं बनवाएंगे। अभी मैंने बताया ना आपको कि ये जो मेंटेनेंस का वाला रिस्पॉन्सिबिलिटी कंटिन्यूअस है, जितने बार होगा उतने बार आपको बनवाना पड़ेगा। अब एक आदमी लगा एक बार बार बिगाड़ दे रहा है, दूसरा बोल रहा है ठीक है 2 बार बनवा चुके, अब हम नहीं बनवाएंगे, जाओ कर लो जो करना है। अब वो बाउंड्री जो मार्क है वो तो डिस्टर्ब हो गया ना, तो अब उसका प्रोसेस कैसे चलेगा, वो प्रोसेस बताया गया है आपको सेक्शन 23 में, किस तरीके से चलेगा, इस पे इंक्वायरी होगी, ये होगा, वो होगा, ये सारी चीजें यहाँ बताई गई। ठीक है, आई होप क्लियर हो, सिंपल सा है। ठीक, अब यहाँ पे नेक्स्ट है पावर टू रिक्वायर इरेक्शन, रिपेयर और रिन्यूअल, चाहे नया बनवाना हो, उसको रिपेयर करवाना हो या इसको रिन्यू करवाना हो। ठीक है, तीनों टर्म का मतलब आई होप कि आप लोग समझते होंगे। ठीक है, एकदम से नया बनवाने को इरेक्शन बोलेंगे, अगर टूट फूट गया है उसको सुधारने को रिपेयर बोलेंगे, और टूटे हुए को बहुत ज्यादा खंडित है तो उसको हटा के दूसरा लगवाना है तो उसको रिन्यूअल बोलेंगे। ठीक है, ये तीनों टर्म्स आपके क्लियर है। सेक्शन 23 की हम बात कर रहे हैं। क्या कह रहा है आगे कि जो सब डिविजनल ऑफिसर है, जिसको अभी क्या मिली है, रिपोर्ट मिली है, किसकी रिपोर्ट मिली है, नायब तहसीलदार की रिपोर्ट मिली है, उसकी रिकमेंडेशन मिली है, तो नायब तहसीलदार की रिकमेंडेशन पे या अदरवाइज दोनों ही चीज हो सकती है। ठीक है, डायरेक्ट ग्राम पंचायत और ए टेन्योर होल्डर। ठीक है, अब आ गए ना वापस वहीं पे, किसको बोलेंगे, दो ही लोग तो थे, टेन्योर होल्डर थे और ग्राम पंचायत थे, यही दो लोग तो थे। इनको बोलेंगे एक काम करो, रेस्टोर करो, रिपेयर करो या रिप्लेस करो बाउंड्री मार्क इन द प्रेस्क्राइब्ड मैनर। जो जो तरीके हैं उन तरीकों को फॉलो करो और वापस से इनको क्या करो, सुधारो जो तुम्हारे एरिया में पड़ रहे हैं। ठीक है, इफ द ग्राम पंचायत या टेन्योर होल्डर फेल्स, फिर भी नहीं कर रहा है, फेल्स टू कंप्लाई, अगर ये ऑर्डर नहीं मान रहे हैं, देन द एसडीओ मे गेट द वर्क डन हिमसेल्फ एंड रिकवर द कॉस्ट फ्रॉम द डिफॉल्टिंग पार्टी इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर। वो एसडीओ क्या करेगा, आएगा, खुद बनवाएगा उसको। अब यहाँ पे लिखा है हिमसेल्फ का मतलब ये नहीं कि वो खुद खड़े होकर बनवाएगा, वो ऑर्डर करेगा, मतलब कि इन दोनों से, जब इन दोनों ने मना कर दिया, इनमें से जिसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उसने मना कर दिया, तो एसडीओ बनवा तो देगा, लेकिन कहेगा अब तुम ही लोग इसका पैसा दोगे। ठीक है, इन्हीं से वसूली करेगा पैसे की। ठीक, अभी यहाँ पे तो आई गेस कोई दिक्कत नहीं है सेक्शन में, यही सेक्शन जो इसके पहले का डिस्कशन था, ये सेक्शन पहले हो जाता तो वो डिस्कशन की रिक्वायरमेंट नहीं थी। ठीक है, क्लियर है आई गेस। सब डिविजनल करेगा एसडीओ और नायब तहसीलदार, तहसीलदार नहीं है, नायब तहसीलदार है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और किसकी बात चल रही है, लेखपाल की, ग्राम पंचायत की, टेन्योर होल्डर की, इतने लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। ठीक, वही आपके की पॉइंट्स आ रहे हैं वापस से कि एसडीओ करेगा कैन एक्ट ऑन रिकमेंडेशन, ठीक है, या अपने मन से भी कर सकता है। ठीक है, दूसरा क्या कह रहा है, डायरेक्शन दे दिए जाएंगे ग्राम पंचायत को या टेन्योर होल्डर को, अगर यह कंप्लायंस नहीं होगा तो एसडीओ डायरेक्टली स्टेप लेगा और जितनी भी कॉस्ट होगी वो डिफॉल्टिंग पार्टी से रिकवर करी जाएगी। ठीक, स्क्रीन आ रही है ना, प्रॉपर स्क्रीन चल रही है ना आप लोगों की? यस मैम। ठीक है, ये आपका कह रहा है सेक्शन 23। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है कि डिस्प्यूट। अब मान लीजिए कि डिस्प्यूट हो जा रहा है बाउंड्रीज को लेकर, ए कह रहा है कि मेरी बाउंड्री में तो था ही नहीं, बी कह रहा है मेरी भी बाउंड्री में नहीं है, बाउंड्री का ही डिस्प्यूट आ रहा है। ठीक है, तब कैसे होगा, तब क्या चीजें होंगी? ठीक, तो जितनी भी चीजें हैं वो सारी यहाँ पर आपको मेंशन है एज अ क्लॉज 1 एंड क्लॉज 2। कह रहा है द सब डिविजनल ऑफिसर में सुओ मोटो और एन एप्लीकेशन, दोनों तरीके से, या तो सुओ मोटो यानी कि अपने ओन, अपनी स्वयं,
या फिर एक एप्लीकेशन पे, जो भी पार्टी होगी जो एप्लीकेशन दे रही होगी, इन दोनों कंडीशन है। इसके पास दोनों ऑप्शन पहले भी थे, तहसीलदार की, नायब तहसीलदार की रिपोर्ट पर, या खुद से भी एक्शन ले सकता था। यहाँ पर भी सेम है कि कोई एप्लीकेशन दे रहा है तो ठीक है, वरना वो खुद से भी एक्शन ले सकता है। ठीक है, क्या करेगा, रिजॉल्व करेगा किसी भी बाउंड्री डिस्प्यूट को, और उस रिजॉल्व करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, एक समरी इंक्वायरी करनी पड़ेगी, ज्यादा डिटेल नहीं, समरी में इंक्वायरी करनी पड़ेगी, रिलाइंग ऑन एग्जिस्टिंग और कंसोलिडेशन सर्वे मैप्स, और वेयर मैप्स कैन नॉट हेल्प ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल पोजीशन। ठीक है, अब मैंने कहा था आप लोगों को टर्म्स आते जाएंगे। ठीक है, इसके पहले आपको एक टर्म आया था सर्वे नंबर। सर्वे नंबर को हमने हिंदी में क्या बोला था, गाटा संख्या। नोट कर लीजिएगा एक बार में, ठीक है, गाटा संख्या। ठीक, अब यहाँ पे एक टर्म आ रहा है आपका सर्वे मैप। ठीक है, ध्यान से, ये जो सर्वे मैप है, एक सेकंड दीजिएगा, ये जो सर्वे मैप है, ये जो आप लोग का शज्र आप लोगों ने पढ़ा था, शज्र। ठीक है, शज्र मतलब जो भी मैप होता है, ठीक है, किसी भी प्रॉपर्टी का मैप, उससे रिलेटेड है कि जितना भी सर्वे मैप है, और जहां पे सर्वे मैप नहीं है वहां पे अदर कोई जो भी डॉक्यूमेंट अवेलेबल है, जो भी चीज अवेलेबल है, वो ये देखेगा कि किसके पोजीशन में था। ये चीज देख रहे हैं, एक्चुअल पोजीशन। यहाँ पे ओनरशिप नहीं डिसाइड कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, ओनरशिप डिसाइड नहीं हो रही है, यहाँ पे सिर्फ पोजीशन डिसाइड हो रहा है। ओनरशिप और पोजीशन में आई गेस आप लोग को अंतर पता होगा। ठीक है, तो मैं उसको एज्यूम करते हुए आगे चल रही हूँ कि यहाँ पे सिर्फ वो देखेगा कि भाई किसके पोजीशन में चीजें हैं, किसके पोजीशन में नहीं है, और इसके बिहाफ पे वो क्या करेगा, जितने भी पुराने जो उसके सर्वे मैप वगैरह होंगे उनकी वो जांच करेगा। ठीक, और वेयर पोजीशन इज अनक्लियर, और जहां पे पोजीशन अनक्लियर होगा या रॉन्गफुल डिस्पोजिशन होगा, वहां पर एसडीओ ये देखेगा कि जो राइटफुल पर्सन है उसको पोजीशन दिया जाए। सिर्फ पोजीशन की यहाँ पे आप लोग फोकस कर लीजिएगा, मैं बार बार आप लोग को इंडिकेट कर रही हूँ। ठीक है, कि यहाँ पे देखिएगा कि भाई अगर किसी को कोई पहले से अच्छे से पोजीशन में था और उसको क्या किया गया है, रॉन्गफुली डिस्पोजेस किया गया है, तो वापस से उसको पोजीशन रिस्टोर करा दिया जाए, यूजिंग फोर्स इफ नेसेसरी। अगर उसके लिए क्या करना पड़े, फोर्स भी यूज करना पड़े तो कर सकते हैं। एंड उसके बाद क्या करना है, फिक्सेस द बाउंड्री अकॉर्डिंगली, प्रोसीड शुड इंक्लूड विद इन 3 months। ठीक, बाउंड्री उसके अकॉर्डिंग बनाई जाएगी, और ये सारा प्रोसेस क्या होगा, 3 महीने में किया जाना चाहिए, विद एन अपील टू द कमिश्नर, और विद इन 30 days हुज डिसीजन इज फाइनल। ठीक है, और अगर इसकी कोई भी किसी भी तरीके की इसकी कोई अपील होगी तो किसके पास जाएगी, कमिश्नर के पास जाएगी, और उस कमिश्नर का जो भी डिसीजन होगा वो फाइनल होगा। ठीक, कोई दिक्कत इस वाले सेक्शन में किसी को? यहाँ पे सिर्फ आपको याद क्या रखना है, की पॉइंट्स इसके क्या है। प्राइमरी बेसिस क्या है, सर्वे मैप देखा जाएगा। अगर सर्वे मैप के बाद क्या देखा जाएगा, फॉलबैक बेसिस, एक्चुअल पोजीशन देखा जाएगा। एसडीओ को शक्ति मिली है कि वो फोर्स भी यूज कर सकता है अगर किसी राइटफुल पर्सन को पोजीशन देना है तो। स्टैच्यूटरी टाइमलाइन क्या है आपकी, डिस्पोज करना है इस तरीके के मैटर्स को विद इन 3 months। और अगर इससे जो भी एसडीओ का डिसीजन होगा उसकी अपील करनी होगी तो अपील किसके पास लाई करेगी, कमिश्नर के पास लाई करेगी विद इन 30 days। और इस कमिश्नर का जो भी ऑर्डर होगा वो कैसा होगा, फाइनल होगा। ठीक, कोई दिक्कत? आगे बढ़ रहे हैं फिर हम लोग, अगर कोई दिक्कत नहीं है तो। ठीक, नेक्स्ट आपका इसी में आता है क्या कि राइट ऑफ वेज एंड अदर ईजमेंट। ईजमेंट जानते होंगे आप लोग। अगर मैं इसमें 2 चीजें और आपको ऐड करके बताऊं, वैसे तो रिक्वायर्ड नहीं है, अगर इससे रिलेटेड आपको चीजें और देखनी तो आप स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट भी इससे कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का जो सेक्शन 5, सेक्शन 6, सेक्शन 7, सेक्शन 8 है, वो बताता है कि जब किसी को डिस्पोजेस कर दिया जाता है किसी राइटफुल पोजीशन से, राइटफुल पोजीशन होता है उसको डिस्पोजेस कर दिया जाता है, तो जो आपका एग्जीक्यूटिव होते हैं,
ठीक है, जैसे डीएम ईएम हो गए, ठीक है, डीएम एसडीएम, ठीक है, वहां पे स्पेसिफिक केवल लिखा हुआ है, यहाँ पे लैंड रेवेन्यू की बात है, लेकिन कनेक्ट करा जा सकता है। तो वहां पर भी ये पावर दे रखी है आपके एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स को कि जो पोजीशन है जिसके पास, उसको वो वापस चीजें दिला सके, ठीक है। गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं है ये चीज। बाकी अगर किसी को राइटफुली कोई पोजीशन में था और उसको हटा दिया गया है तो पोजीशन दिला सकते हैं। बाकी अगर ओनरशिप का मैटर है कि कोई कह रहा नहीं मेरी जमीन है, वो कह रहा नहीं उनकी जमीन है, तो जाओ फिर कोर्ट में जाके अपना वाद दाखिल करो। पोजीशन का मामला है, हम पोजीशन उसको दिला देंगे जिसका पोजीशन राइटफुली अभी तक था, ठीक है। नेक्स्ट आता है राइट ऑफ वेज एंड अदर ईजमेंट की बात कर लेते हैं, ठीक है। बाउंड्री मार्क्स की हम बात कर रहे हैं, ध्यान रखेंगे अपने टॉपिक को बाउंड्री मार्क्स में ही। ईजमेंट का मतलब होता है सुखाचार, हिंदी में, जो लोग हिंदी से हैं उनको हिंदी में, ठीक है। सुखाचार का क्या मतलब होता है कि भाई किसी का भी घर प्रॉपर्टी कुछ भी हो, अगर उसमें से रास्ता निकला है, कोई कुआं है, कोई पानी की रिसोर्स है। सुखाचार होता है, सुखाधिकार होता है। सुखाचार भी होता है, सुखाधिकार भी होता है, दोनों होता है, ठीक है, ठीक, दोनों होता है, सुखाचार भी होता है और ज्यादातर सुखाचार आपको मिलेगा, ठीक है। सुखाधिकार भी होता है, सुखाचार भी होता है, ठीक है। हम बात करें होता क्या है ईजमेंट। ईजमेंट का मतलब होता है कि जब आपके पास कोई ऐसा राइट है, जैसे आपके पास लाइट आ रही है कहीं से, पानी आ रहा है कहीं से, ठीक है, या रास्ता है, कोई कुआं है, पॉन्ड है, ठीक, तो उनके लिए आपको हमेशा रास्ता दिया जाएगा, ठीक है। ये इरिस्पेक्टिव कि किसकी लैंड है किसकी लैंड नहीं है, आपको रास्ता दिया जाएगा, दैट इज कॉल्ड सुखाचार, ठीक है। चलिए, कहता क्या है ये आपका फर्स्ट सेक्शन, क्या कहता है कि वेयर अ डिस्प्यूट अराइजेस ओवर द रूट और एक्सेस ऑफ अ टेन्योर होल्डर, किसी रूट पे या फिर एक्सेस पे आपको टेन्योर होल्डर की या किसी एग्रीकल्चरल लेबरर की किसी लैंड पर आप जो रास्ता है उसके ऊपर अगर कोई डिस्प्यूट अराइज होता है, या फिर ऐसा कोई डिस्प्यूट अराइज होता है जिस जहाँ पे विलेज का वेस्ट हो, पास्चर लैंड हो, ठीक है, अदर लैंड हो, पब्लिक लैंड हो, ठीक है, किसी तरीके की कोई भी कॉमन लैंड है, अगर उस पर कोई भी तरीके का डिस्प्यूट अराइज होता है, तो जितने भी ओवर द सोर्सेज ऑफ कोर्स ऑफ इरिगेशन, द तहसीलदार, किसके पास अथॉरिटी है, तहसीलदार। आप लोग ऑफिसर्स को याद रखिएगा अच्छे से, मतलब ठीक है, मतलब याद रखिएगा, लिखने में सही रहेगा। यहाँ पे किसके पास है, ईजमेंट वाले जब टॉपिक आप देखोगे तो यहाँ नायब तहसीलदार नहीं है, यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, तहसीलदार मिलेगा, ठीक है। ठीक, नायब तहसीलदार ना होकर तहसीलदार। मैटर द आफ्टर द लोकल इंक्वायरी, और वो तहसीलदार करेगा क्या, लोकल इंक्वायरी करके उसको रिजॉल्व करेगा कि किसका रास्ता है, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, क्या क्या होता है क्या क्या नहीं होता है, ये सारी चीजें तहसीलदार देखेगा, ठीक है। नंबर सेकंड क्या कह रहा है, द डिसीजन इज गाइडेड बाय प्रिवेलिंग कस्टम। अब आप लोग जब भी ईजमेंट पढ़ोगे कस्टम जरूर पढ़ोगे, पढ़ा ही होगा आप लोगों ने, अगर ईजमेंट आप लोगों ने पढ़ रखा है तो पता होगा प्रॉपर्टी लॉ में। हाँ जी, तो ये ईजमेंट होता ही इसी बेसिस पे ना, ईजमेंट का 90% जो आधार है वो कस्टम ही होता है कि हम हमेशा से यहाँ से आ रहे थे, हम अभी भी यहाँ से आएंगे, ठीक है, तो कस्टम ही होता है ज्यादातर ईजमेंट का आधार। तो कह रहे जो भी यहाँ पे जब तहसीलदार जब डिसीजन लेगा अपना, तो वो देखेगा कि भाई कस्टम क्या कहता है, ठीक है, और कन्वीनियंस ऑफ ऑल पार्टीज। अब कस्टम तो ठीक है, पुराने वाले ठीक है, कस्टम चल रहे हैं, लेकिन उसके बाद क्या देखेगा, कन्वीनियंस ऑफ ऑल पार्टीज, ये भी देखेगा, ये भी मैटर करेगा, ठीक है। द तहसीलदार मे डायरेक्ट रिमूवल और ऑब्स्ट्रक्शन, तहसीलदार क्या क्या कर सकता है कि भाई जो भी एक बीच में ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है उसको हटा सकता है, यूजिंग फोर्स इफ नेसेसरी, ठीक है। बहुत ज्यादा लाइनिंग्स तो नहीं हो जाती है आप लोग को, फिर दिखना ही बंद हो जाए, 1 सेकेंड, ये रहा, ठीक है। जितनी भी फोर्स नेसेसरी है उसको देखते हुए सारे ऑब्स्ट्रक्शंस को हटाएगा और रिकवर करेगा कॉस्ट फ्रॉम द पर्सन कंसर्न, और जिसका जो भी पर्सन कंसर्न होगा उसी से क्या करेगा, उसका जो भी खर्चा पानी है वो रिकवर करेगा। तो यहाँ पे मेन आपको चीज क्या याद रखनी कि भाई ईजमेंट का जो राइट है वो बना रहेगा। दूसरी चीज तहसीलदार जो होगा वो यहाँ पे मेन की पर्सन होगा पूरे मैटर को रिजॉल्व करने के लिए, ठीक है।
सेम आपके कीवर्ड्स में भी है, सारे जितने भी ये जमीनें हैं, जितने भी रूट्स हैं, उनको कवर करता है ये सेक्शन। डिसीजन मेकर कौन है? तहसीलदार, और वो कब? लोकल इंक्वायरी के बाद, ठीक है। और एसडीओ कौन सी इंक्वायरी करता है? समरी इंक्वायरी। टर्म देखिए अलग अलग यूज है, ठीक है। याद रह गए तो अच्छा है, आंसर अच्छा लगेगा, नहीं रहे तो कोई बात नहीं, जनरल कॉन्सेप्ट तो बन रहा है, आप लोग लिख लोगे, ठीक है। तहसीलदार क्या करेगा? लोकल इंक्वायरी करेगा। गाइडिंग प्रिंसिपल कौन कौन से होंगे? या तो कस्टम्स होंगे या फिर कन्वीनियंस ऑफ पार्टीज होगा। इन्फोर्समेंट पावर, सारी पावर किसके पास है? तहसीलदार के पास है। और जितनी भी कॉस्ट होगी वो रिकवरी करेगा किससे? कंसर्न पर्सन से, ठीक, डन। नेक्स्ट आते हैं रिमूवल ऑफ ऑब्स्टेकल। ये जो अभी ऊपर बात हुई रिमूवल ऑफ ऑब्स्टेकल की, कि कहीं पर भी कोई दिक्कत है तो ऑब्स्टेकल यानी कि जो भी आपका अवरोध है, इसको हिंदी में बोलेंगे अवरोध, ठीक है, उनको हटाया जाना। अब ये किसका काम है? इफ द तहसीलदार को अगर लगता है कि कोई ऑब्स्टेकल है, ठीक है, इम्पीडेड द फ्री यूज ऑफ पब्लिक यूज, जो कि किसी सार्वजनिक सड़क पर, किसी रास्ते पर, किसी भूमि पर उसके अबाध उपयोग में रुकावट डालती है, ठीक है, इम्पीड्स द फ्री यूज, अबाध, ठीक है, अबाध उपयोग में क्या करती है? रुकावट डालती है। तो ऐसे सड़क या जल मार्ग या जल को हटाने का वो क्या कर सकता है? निर्देश दे सकता है, ठीक है। कोई भी वाटर कोर्स होगा या वाटर का सोर्स होगा। वाटर कोर्स और वाटर का सोर्स का मतलब आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे। सपोज दैट कोई नदी बह रही है, ठीक है, और यहाँ पर कोई दिक्कत हो रही है इस वाले पार्ट में, दैट इज वाटर कोर्स। एंड सोर्स ऑफ वाटर का मतलब जहाँ से पानी हो ही रहा है, जैसे कि कोई पॉन्ड वगैरह हो गया जहाँ से पानी ओरिजिनेट ही हो रहा है, जहाँ पे उसका सोर्स ही है, ठीक है, नॉट अ बिग डील, ठीक। तो इस तरीके की सारी चीजों को हटाने का किसके पास राइट है? किसकी ड्यूटी है कह सकते हैं? ही में डायरेक्ट इट्स रिमूवल। कौन? तहसीलदार, ठीक। ही में यूज और कॉज टू बी यूज सच फोर्स। इनके पास देखिए कितनी पावर है, पावर देख रहे हैं कितनी ज्यादा है। सब कुछ करने के लिए फोर्स भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। फोर्स एज मे बी नेसेसरी एंड मे रिकवर द कॉस्ट ऑफ रिमूवल फ्रॉम द पर्सन कंसर्न। और जितनी भी कॉस्ट होगी उस पर्सन से, जिसके पर्सन, जो भी कंसर्न्ड पर्सन होगा उससे वो रिकवर कर लेंगे कॉस्ट। यानी कि जिसको दिक्कत हो रही होगी, जो जा रहा होगा इनके पास, या जो जिसको सबसे ज्यादा परेशानी होगी, उस तरीके के पर्सन से क्या करेंगे? उसकी कॉस्ट रिकवर करा लेंगे, ठीक है। अगेन द की पॉइंट इज हियर। इसका एग्जांपल वही हो सकता है जैसे कि नहर से सिंचाई के थ्रू जो है सरकारी नालियां होती है, उसको बीच में बहुत सारे लोग बंद कर देते हैं। तो अगर उसको बंद कर देते हैं, सामने वाले की सिंचाई की जो है व्यवस्था खराब हो जाती है, तो उसको उस अवरोध को जो है एसडीएम के थ्रू ही रिजोल्व किया जाता है। जी, यही आएगा ना इसमें एग्जांपल? हाँ जी, हाँ जी, ये वन ऑफ द एग्जांपल जो आप दे रहे हैं इसमें फॉल करेगा, ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मान लीजिए कोई वाटर कोर्स है, बीच में किसी ने क्या किया, कोई रुकावट डाल दी, कि कुछ लोग मोड़ लेते हैं, अपने दूसरे तरफ मोड़ लिया, किसी का पानी रोक दिया, ये सब बहुत होता है ना। जब आप विलेजेस में जाएंगे ये सब काम बहुत किए जाते हैं लोगों के द्वारा। तो ऐसे अगर किसी ने कुछ किया है, कोई भी किसी तरीके का भी ऑब्स्टेकल किया है, तो उस ऑब्स्टेकल को तो पहले तहसीलदार अपनी लोकल इंक्वायरी के द्वारा सब कुछ करेगा, हटाएगा। उसके बाद जिसने भी वो काम किया है उससे क्या करेगा? पैसे की वसूली भी कराएगा, ठीक। तो जो एग्जाम्पल आपने दिया बिल्कुल सही है। उसी तरीके से जो ऑब्स्टेकल है इनको रिमूव किया जाता है, ठीक। सेम अगेन द की पॉइंट्स अप्लाइज टू पब्लिक रोड, पाथ, कॉमन लैंड, वाटर सोर्सेस, ठीक है। ना केवल वाटर सोर्सेस, ये तो अच्छा है कि जब हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं, इरिगेशन की बात करते हैं, तो हमें वाटर का सबसे पहले ध्यान आता है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती है, रोड भी हो सकता है, कॉमन लैंड भी हो सकती है, पाथ भी हो सकते हैं, रास्ते भी हो सकते हैं, ठीक है। मेड़ वेड़ क्या करते हैं, आगे पीछे कर लेते हैं ना, उसकी बाउंड्री को इधर उधर कर लेते हैं। तो ये सब चीजें भी बहुत सारी जगहों पर होता है। तहसीलदार को डायरेक्ट एक्सेस है, पावर है ये सारे रिमूवल को, ऑब्स्ट्रक्शंस को रिमूव करने का। फोर्स तो यूज कर सकता है, ये भी बता दिया गया। और जितनी भी कॉस्ट है वो रिस्पॉन्सिबल पर्सन के से रिकवर कर ली जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका रिविजनल पावर ऑफ सब डिविजनल ऑफिसर, ठीक है। रिविजनल पावर, रिवीजन क्या होता है? आपने रिव्यू रिवीजन पढ़ा होगा, ठीक है। मैं इस अब आपको रिव्यू रिवीजन के अंदर नहीं जाऊंगी ज्यादा, ये आप लोगों ने ऑलरेडी
अपने जो भी प्रोसीजर होता है उसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा। रिवीजन क्या होता है, जब कोई नीचे का व्यक्ति ऑर्डर देता है तो ऊपर वाला व्यक्ति जो उसके ऊपर हायरार्की में होता है वो उसको डॉक्यूमेंट्स को मंगा के उसको एक बार ही चेक कर सकता है कि उसमें कोई लीगल इरेगुलरिटी या कोई अदर चीज इरेगुलरिटी तो नहीं है। ठीक, तो जाहिर सी बात है अगर रिविजनल पावर पूछ रहा है किसकी बता रहा है, सब डिविजनल ऑफिसर की, तो ये अपने नीचे वालों के ऑर्डर को क्या करेगा, रिवाइज कर सकता है, मतलब उसका रिविजन कर सकता है। ठीक, तो किसका कर लेगा, द सब डिविजनल ऑफिसर मे कॉल फॉर द रिकॉर्ड, किसी भी रिकॉर्ड को मंगा सकता है ऑफ एनी केस, किसी भी केस को डिसाइडेड बाय द तहसीलदार। इसके नीचे कौन फॉल कर रहा है, तहसीलदार ही तो फॉल कर रहे हैं। ठीक है, ठीक, यहाँ के लिए अभी क्या है, तहसीलदार वर्ड यूज है। ऐसे तो अगर आप देखोगे तो लेखपाल भी आ रहा है, नायब तहसीलदार, तहसीलदार के नीचे नायब तहसीलदार हो जा रहे हैं। ठीक है, सारे लोग ही आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर आप पूछे अंडर सेक्शन 27, क्योंकि इसके ऊपर जितने भी रिपोर्ट्स हैं, जितना भी काम है, वो सब कौन कर रहा है, तहसीलदार ही कर रहा है। ठीक, तो अगर किसी तहसीलदार के किसी डिसीजन को उसको लगता है कि वो सही नहीं था तो रिवाइज करने के लिए भी वो मंगा सकता है। ठीक है, अंडर सेक्शन 25 और 26 इन दोनों सेक्शन में किसको पावर है, तहसीलदार को, इसीलिए यहाँ पे सिर्फ तहसीलदार का नाम लिखा गया है। ठीक है, आफ्टर गिविंग द पार्टीज कंसर्न एन अपॉर्चुनिटी टू हियरिंग, ये क्या है अपॉर्चुनिटी टू हियरिंग, अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग, ये नेचुरल जस्टिस का सिद्धांत है, ऑडियल्टम पार्टम। ठीक है, जितनी भी पार्टीज होती हैं सबको क्या किया जाना चाहिए, सुना जाना चाहिए। ठीक है, तो ये सारे पार्टीज को एक अपॉर्चुनिटी देंगे सुनवाई का। उसके बाद एसडीओ क्या करेगा, जो भी ऑर्डर उसको सही लगता होगा, विच एवर ही थिंक्स फिट, उसको वो ऑर्डर दे देगा। नो रिवीजन एप्लीकेशन इज एंटरटेन्ड आफ्टर 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर अंडर चैलेंज। जो भी ऑर्डर तहसीलदार ने दिया है उसके 30 दिनों के अंदर अंदर एसडीओ के पास जाकर रिवीजन की एप्लीकेशन डाल दो। 30 दिन के बाद एसडीओ किसी भी प्रकार की रिवीजन की किसी भी एप्लीकेशन को एंटरटेन नहीं करेगा। ठीक, ये हो गया आपका सेक्शन 27, जहां पर बात कर रहे हैं एसडीओ की ऑर्डर की, एसडीओ की पावर की, जो कि कर सकता है तहसीलदार की जितने भी ऑर्डर है उनको रिवीजन उनका कर सकता है। ठीक है, तो सुपरवाइजरी चेक है तहसीलदार के ऑर्डर की अंडर सेक्शन 25-26 की। नेचुरल जस्टिस, देखिए मैंने बताया ना कि दूसरी पार्टी को सुना जाना चाहिए, दैट इज अ पॉइंट ऑफ नेचुरल जस्टिस। नेचुरल जस्टिस के 3 सिद्धांत होते हैं ना, आप लोग को सबको मालूम है, ऑडियल्टम पार्टम, दूसरा क्या होता है नेमो जुडिक्स इन कॉजस हुआ, कोई भी व्यक्ति अपने ही केस में जज नहीं बनेगा, और तीसरा होता है रीजन डिसीजन। ठीक है, तो ये यहाँ पे दूसरे वाले को फॉल कर रहा है। और तीसरा क्या कह रहे हैं, एसडीओ की जो रिविजनल ऑर्डर है वो मॉडिफाई भी कर सकता है, यानी कि बदल भी सकता है, तहसीलदार के ऑर्डर को कंफर्म कर सकता है या उसको खत्म कर सकता है। ठीक है, जो भी तहसीलदार ने ऑर्डर दिया है उसको कुछ भी कर सकता है। और स्ट्रिक्ट लिमिटेशन पीरियड क्या दे दिया है, 30 days, 30 दिन के अंदर अंदर ये काम हो जाना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है ऑर्डर नॉट टू डिबार द राइट ऑफ ईजमेंट। ठीक, एक आपका ईजमेंट आया था 25 में, एक ईजमेंट आ रहा है 28 में। ठीक, कि किसी भी ईजमेंट के राइट को, ठीक है, उसको विवर्जित ना किया जाना, किसी को डिबार ना किया जाना। ठीक है, अगर किसी का राइट है ईजमेंट का तो उसको खत्म ना कर देना। ठीक है, नो ऑर्डर मेड अंडर दिस चैप्टर शैल प्रिवेंट एनी पर्सन फ्रॉम एस्टेब्लिशिंग थ्रू अ सिविल सूट। बहुत सारे लोग बार बार पूछते हैं कि यार इसके बाद सिविल सूट जाएगा कि नहीं जा सकता। नहीं, मैं पिछली बार भी कई बार आप लोग को समझाने का प्रयास कर रही थी कि मैटर करता है कि आपका राइट कौन सा है। अगर सिविल सूट के लायक है तो सिविल सूट में जाएगा। जैसे अभी आपने देखा जब पोजेशन वाले चीज को मैं बता रही थी कि पोजेशन जब तक है तब तक तो यहाँ फॉल करेगा, अगर ओनरशिप का मैटर आ गया तो वो फिर कहाँ जाएगा, सिविल सूट में ही जाएगा। ठीक है, सेम यहाँ पर भी लिखा हुआ है, सेम चीज आप लोग और भी अच्छे से डिटेल में समझ सकते हैं। क्या कह रहे हैं कि इस चैप्टर में कुछ भी आपने डिसीजन दिया हो और वो किसी के ईजमेंट के राइट को डिबार करता हो, ठीक है, तो कोई भी ऐसा रूल नहीं है जो ये कहे कि आप सिविल कोर्ट नहीं जा सकते, सिविल सूट दाखिल नहीं कर सकते अपने उस कस्टमरी राइट के लिए या अपने उस ईजमेंट के राइट के लिए। ठीक है, तो यानी कि आपके पास अगर किसी भी तरीके का ईजमेंट का राइट इन्फ्रिंज हो रहा है तो आप सिविल कोर्ट भी जा सकते हो। ठीक है, क्लियर है। यहाँ पर भी की पॉइंट्स आपको मैंने डिस्कस कर दिए कि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर इस चैप्टर में फाइनल नहीं हो जाते। ठीक है, बहुत जगहों पर फाइनल भी होते हैं। ठीक है, एकदम से इसको मत ले लीजिएगा, इस सेक्शन की केवल बात हो रही है 28 की कि यहाँ पे फाइनल नहीं हो जाते ईजमेंट के
कॉन्सेप्ट पे। ठीक, सिविल सूट रिमेन ओपन टू एस्टैब्लिश। ठीक है, सिविल सूट आप जा सकते हैं, सिविल सूट फाइल कर सकते हैं। किसी भी व्यक्ति की ऑर्डरी जो सिविल रेमेडी है उनको ये प्रोटेक्ट करता है, ये सेक्शन 28 एक्ट एज अ सेफगार्ड क्लॉज क्लोजिंग आउट दी चैप्टर। और ये एक सेफ गार्ड की तरह, एक जो सेविंग क्लॉज की तरह काम करता है कि कहीं कुछ नहीं बन रहा है तो आप सिविल कोर्ट जाने के लायक हैं, आप सिविल कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका पूरा चैप्टर नंबर 4 जहां पर हमने बात करी किसकी, बाउंड्री की और उसके मार्क की। मैम इसमें रिवीजन की बजाय अपील क्यों नहीं बोल रहे? क्योंकि वो सारे अपील का जब चैप्टर आएगा ना तब फिर अपन अपील डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अपील आपका कोई फंडामेंटल राइट नहीं होता है, आप लोग को पता होगा। अपील जहां आप लोग रिवीजन में तो 3 चीजें होगी कि उसको अपहेल्ड कर सकता है, उसको मॉडिफाई कर सकता है और हाँ, उसको बिल्कुल ही खत्म कर सकता है। ठीक तो है। अपील में भी तो जैसे कि अपील में क्या लिमिटेड इशू लेके जाता है कि कोई जो, तो उसमें उतना ही डिसाइड देखिए करे। फिर वही मैटर है ना। अच्छा, ये क्लास फिनिश हो चुकी है तो बाकी जो लोग जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं, बाकी जिन लोगों का डिस्कशन चल रहा है उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, बाकी क्लास डन है। ठीक है, इसके बाद कुछ है नहीं तो बाकी लोग जा सकते हैं। ठीक है, आपका जो मैटर है जो आप बात कर रहे हो, ठीक है, वो बहुत ही बेसिक चीज है। जिनको डिफरेंस नहीं पता होता है अपील, रिव्यू और रिवीजन में, वो हमेशा इस तरह जो है क्वेश्चन रेज करते हैं कि अपील क्या होता है, रिव्यू क्या होता है और रिवीजन क्या होता है। ठीक है, इसीलिए मैंने बोला ये आपका प्रोसीजर का मैटर है। यहाँ पे अगर मैं इसको समझाने बैठूंगी तो मैं पूरा प्रोसीजर आपको समझाना पड़ेगा। आपका रिवीजन वहां पर भी होता है जहां पर अपील की परमिशन नहीं होती है। जब आप सीपीसी पढ़ेंगे, सीपीसी में आपको ये चीजें डिस्कस होंगी। ठीक है, अभी शायद आप लोग का सीपीसी चल रहा है इसलिए अभी आप लोग को ये चीजें ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं है। ठीक है, तो रिवीजन का और रिव्यू का ये होता है कि जहां पर अपील का प्रावधान नहीं होता है वहां पर भी, या फिर जहां पर अपील का प्रावधान है लेकिन अपील की नहीं गई है वहां पर भी रिवीजन के लिए जा सकते हैं। ठीक है, तो इन केस जब ये वाला ऑप्शन आपके एक तरीके से नहीं है तभी ये वाला ऑप्शन है। ठीक है, जब आप ये पूरा वाला जब पूरा समझ लेंगे ना इसको तब आपको और ये क्लैरिटी आ जाएगी। अभी फिलहाल मैं अपने टॉपिक की क्लैरिटी के लिए बता दूं कि रिवीजन में भी वही चीज कर सकते हैं जो अपील में करते हैं, लेकिन अपील जो है आपका कोई फंडामेंटल राइट नहीं है। ठीक है, अपील क्या है, स्टैच्यूटरी राइट होता है, यानी कि जहां पर आपको हमने अधिकार दिया है अपील में जाने का केवल आप वहीं अपील कर सकते हैं, इसके अलावा अपील नहीं कर सकते चाहे जो भी हो। अगर हमने कहीं बोल दिया कि इस लेवल पे इस कोर्ट का फाइनल है ऑर्डर, इसकी कोई अपील नहीं होगी, तो उसकी फिर कोई अपील नहीं होगी। अगर उसके बाद भी आपको लगता है आपके अधिकारों का हनन हो रहा है तो आप अलग से जा सकते हैं आर्टिकल 226 में, अलग से जा सकते हैं आर्टिकल 136 में, लेकिन अपील का कोई प्रोविजन नहीं है। ठीक है, तो जब आप रिवीजन पढ़ेंगे तो वहां पे ये भी देखेंगे लिखा है साफ साफ कि जिन मामलों में अपील नहीं होती है या जिन मामलों में अपील होती है लेकिन अपील की नहीं गई है वहां पर हम रिवीजन देते हैं। तो इसलिए रिवीजन में इतना स्कोप रखते हैं कि जो अगर नीचे का ऑर्डर है अगर उसमें कोई इरेगुलरिटी है या उसमें जस्टिस अच्छे से नहीं समझ में आ रहा है तो उसको मॉडिफाई कर सके, अल्टर कर सके, सेट असाइड कर सके, जो भी इनको समझ में आए वो कर सके। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। मैडम इसमें लैंड लॉ के केस में तो रिव्यू और रिवीजन में ये होगा ना, रिव्यू में तो अगर आपका जो है जैसे एसटीओ लेवल पे कोई त्रुटि हुई या मतलब सो मोटो केस में वो उसको रिव्यू कर सकते हैं कोई ये करेक्ट है या नहीं है। और अगर रिव्यू और रिवीजन का बेसिक अब धीरे धीरे आप लोग धीरे धीरे रिव्यू और रिवीजन मेरे से पढ़ ही लोगे ना। नहीं मैडम मैं बता रहा हूँ जो नॉर्मली कर रही हूँ कि मेरा टॉपिक नहीं है तो मैं ज्यादा मैं यहीं पे पूछ रहा हूँ मैडम, जैसे आपने बताया एसटीओ हम ज्ञान तो लेना है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नंबर उस सब्जेक्ट में भी लाने हैं। नहीं कोई भाई, देखिए मैं आपको बताऊं ये बहुत लेंथी टॉपिक है रिव्यू रिवीजन का। ठीक है, चलिए मैं आप लोग को एक शॉर्ट में बता देती हूँ। रिव्यू वही कोर्ट करती है जिसका ऑर्डर होता है। ठीक है, वही कोर्ट करती है, सेम कोर्ट करती है। ठीक है, और रिवीजन क्या है, वो सेम कोर्ट नहीं करती, रिवीजन करती है हायर कोर्ट। ठीक है, अपील भी जाती है आपकी हायर कोर्ट में। ठीक, अब यहाँ मैम एक बार ना हाँ जी गाटा भी बता देना ये कंप्लीट होने के बाद थोड़ा सा। ठीक है, चलिए ये चीजें मैं आप लोग को शॉर्ट में बता दे रही हूँ कि क्या है कि रिव्यू क्या है, उसी सेम। अब ये इतना
इतना सारा प्रोसेस दिया क्यों है? इसीलिए दिया है कि किसी भी व्यक्ति का जो अधिकार है वो ऐसा ना हो कि कोई एक व्यक्ति या एक जज है, वो उस टाइम पे उसको लग रहा है कि नहीं ये ठीक नहीं है, ये ठीक है, उसने दे दिया जजमेंट और उस व्यक्ति को फिर कहीं और कोई रेमेडी ही नहीं है। इस तरीके की चीजों को अवॉइड करने के लिए 3 से 4 बार अपील के पहले भी इस तरीके के आपको प्रोविजन दे दिए गए हैं कि एक बार उसी कोर्ट में जाके बोल दो कि एक बार आप दोबारा से रिव्यू कर लीजिए। अगर ये वाला ऑप्शन नहीं है तो यहाँ चले जाओ। अपील का अगर प्रोविजन नहीं दिया है तो रिवीजन में चले जाओ। अगर ये सब भी नहीं है तो आप संविधान के आर्टिकल 226 में चले जाओ, ठीक है, या स्पेशल लीव पिटीशन में चले जाओ, 136 में चले जाओ। तो ये हर व्यक्ति को मतलब कई मल्टीपल लेवल्स पे आपके पास रेमेडीज दी गई हैं, ऑल्दो रेस्ट्रिक्टेड किया गया है, लेकिन हर लेवल पे क्या किया गया है कि एक ना एक बार दे दी गई है। तो इसी से मैम ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का भी रिवीजन हाई कोर्ट में होता होगा फिर? जहाँ अगर वो मंगा रहे हैं तो सब जगह होता है। हाई कोर्ट तो रिवीजन है ही, हाई कोर्ट तो रिवीजन कर ही सकती है। नहीं, जैसे अपील तो हाई कोर्ट में होती है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की, तो रिवीजन भी हाई कोर्ट में ही होगा। हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिंगल बेंच से डबल बेंच में चला गया उसको रिवीजन नहीं बोलेंगे। नहीं, ऐसा नहीं। रिवीजन का मतलब ही होता है कि जो आपके हायर कोर्ट करती है। अभी आपने देखा एसडीओ ने लिया ना तहसीलदार का, ठीक है, एसडीओ ने किया तहसीलदार का, ठीक है। एक बार आप और पढ़िएगा रिवीजन वाला टॉपिक, ठीक है। आप लोग के जब एक A1 गो थ्रू आप कर लोगे तो आपको काफी कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे। कुछ जो बचेंगे डाउट्स वो हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, ठीक है। बाकी जो बेसिक अगर मैम क्रिमिनल की बात करें तो जो होते हैं ना सर, हम रेवेन्यू कोर्ट में क्रिमिनल की बात क्यों ही करेंगे? नहीं, वैसे मैं एक एग्जांपल के लिए पूछ रहा हूँ कि जैसे जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं ना, फर्स्ट क्लास सेकंड के दिन क्या रिवीजन वो करता होगा ना, डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट जो करता होगा, सब हायर कोर्ट करते हैं। एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट पहले बैठा लिए कि हायर कोर्ट करता है, अब उसके ऊपर जो भी फॉल कर रहा होगा वो करेगा, ठीक है। गाटा संख्या वाला किसको दिक्कत थी? गाटा संख्या वाली आप प्लीज बता दीजिए। कितने लोग बच रहे हैं? बाकी लोग चले गए? 16 लोग हैं। 2 लोग बचे हैं मैडम। यहाँ पे मेरे को तो 13 लोग दिखा रहे हैं। हाँ। मेरे को मैम ये पूछना था, हाँ गाटा में थोड़ा सा कंफ्यूजन थी। हाँ जी, मतलब थोड़ा सा बता दीजिए, जैसे कि ये किसी बंदे की कई जगह प्रॉपर्टी होती है, सपोज 3 जगह होती है, तो उसको मतलब मैं एक्चुअली रास्ते में था तो ठीक से सुन नहीं पाया था। ठीक है, कोई बात नहीं। मैंने ये बताया आपको कि 1950 में दोबारा से रिपीट कर दे रही हूँ, ठीक है। 1950 के पहले अलग रूल था, 1950 के बाद चीजें बदल गई, ठीक है। 1950 के पहले हमारे पास जो सिस्टम था वो सिस्टम मेजरली डोमिनेट होता था मुगल सिस्टम वाला और ब्रिटिश सिस्टम वाला, ठीक है। मुगल्स ने स्टार्ट किया था खसरा का कॉन्सेप्ट, और खसरा का मतलब ही होता है रजिस्टर्ड, ठीक है। यानी कि इन्होंने स्टार्ट किया था पूरी जो जमीनें थी उनकी नपाई, कितनी जमीन में क्या है, और खसरा में बेसिकली सिर्फ जमीन का केवल नाप नहीं होती थी, उस जमीन में क्या क्या उपज रही है, कौन सी फसल हो रही है, रबी की फसल है, खरीफ की फसल है, तो तभी तो रिकॉर्ड रख पाओगे ना कि हमारे देश में, अगर हम बोले कि हमारे देश में रबी की फसल सबसे ज्यादा होती तो कैसे पता चल रहा है? हर एक लैंड का रिकॉर्ड है ना कि ये तो लैंड है, ये इतनी नाप तो 4 हेक्टेयर तो हमने नाप लिया, वो तो ठीक है, लेकिन उस लैंड में उपज क्या रहा है, कैसी कैसी लैंड है, बंजर है, अभी आएगा आगे जब आप विलेज वाले टॉपिक पे आओगे ना, इसकी नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमें आएगा, ठीक है। तो इन सारी चीजों का रिकॉर्ड रखते थे कि भाई उसमें फसल कौन सी हो रही है, कितना एरिया है, तभी तो निकाल पाएंगे कि इतने एरिया से हमें इतनी फसल हो रही है इस पर्टिकुलर चीज की। तो ये सारा रिकॉर्ड किस में जाता था? खसरे में जाता था, पहली चीज, ठीक है। तो ये खसरा क्या कर दिया है, जितने भी जो भी एक लैंड है पर्टिकुलर, मान के चलिए अगर एक पीस ऑफ लैंड है तो उसका जो भी डिवीजन था उसको खसरा नंबर दे दिया इन्होंने, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट नहीं है ना? ठीक है। अब क्या हो रहा है, ब्रिटिश ने इसको और स्ट्रॉन्ग किया, ब्रिटिश ने चेंज नहीं किए। ये जो सिस्टम इन्होंने चलाया था अकबर के टाइम पे, मैंने नाम लिया टोडरमल का, टोडरमल ने बड़ा काम किया, शेरशाह सूरी ने इस पे बड़ा काम किया, ठीक है। तो उन लोगों ने जब पूरे जमीनों की नपाई वपाई कराने के बाद ये सब चीजें, तो उसको इन्होंने और अपडेट किया, ब्रिटिशर्स ने उसको अपडेट किया, ठीक है। तो इन्होंने नंबर देना शुरू किया,
इन्होंने पर्टिकुलरली क्या कहा कि अब इसकी पूरी की हम नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग ये लोग भी, रजिस्टर ये लोग भी रखते थे, इन्होंने थोड़ा अपने, अब 100-200 साल बाद तो एडवांस तो होंगी ही चीजें, ऑब्वियस है, तो इन्होंने और अपने तरीके से उसको एडवांस करने की कोशिश करी, ठीक है। लेकिन नाम अभी भी इन्होंने क्या रखा था, खसरा ही रखा था। अब उसके बाद क्या होता है, यहाँ तक तो खसरा चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी। अब यहाँ पे क्या होता है, 1950 में हमारे पास देश आजाद हो जाता है और एक्ट आता है जमींदारी उन्मूलन एक्ट, ठीक है। पहले चीज जमींदारी एबोलिशन एक्ट आता है, और दूसरा 1953 में आता है कंसोलिडेशन, ठीक है। जो बहुत इधर उधर की जमीनें थी लोगों के पास, उन सबको बोला कि तुम लोग एक ही जगह पे जमीन ले लो, ताकि जो सबके पास जो चक हो, चक, ठीक है, वो बड़ा चक हो, बड़ा चक हो, जो बड़ी चक होगी तो उसकी उपज भी क्या होगी, ज्यादा होगी, उसका रिकॉर्ड रखने में भी आसानी होगी कि किसके पास कौन सी जमीन है, ठीक है। इससे क्या हुआ कि जो प्रॉपर्टी थी उसको कई पार्ट्स में डिवाइड, जो अलग अलग, जैसे किसी की यहाँ प्रॉपर्टी है, एक यहाँ प्रॉपर्टी है, एक यहाँ प्रॉपर्टी है और एक यहाँ प्रॉपर्टी है, ठीक है, 1-1 हेक्टेयर, तो उसको क्या बोला कि भाई तुम एक ही जगह पे 4 हेक्टेयर की जमीन ले लो, काम खत्म तुम्हारा, ठीक है। ये कब कर रहे हैं, कंसोलिडेशन के बाद, ठीक है। और एक दिन का काम नहीं है, अभी भी कई सारी जगहों पर अभी भी कंसोलिडेशन चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अब जो ये नया एक ये लैंड स्टार्ट हुआ, अब ऑलरेडी इस लैंड का खसरा तो था ही था पहले से ही, है ना, ये तो रहा ही होगा खसरा। अब ये जो इन्होंने एक नया डिवीजन कर दिया, इसको दे दिया इन्होंने क्या, नया नाम, गाटा। और गाटा हर जगह नहीं है, ये सिर्फ यूपी में है, या यूपी के जैसे और 2-4 स्टेट में। अगर आप सोचो ऑल ओवर इंडिया एक ही रूल चल रहा है, तो ऑल ओवर इंडिया रेवेन्यू में एक रूल नहीं चल रहा है, ठीक है। ये भी आप अपने दिमाग में एकदम फिट कर लीजिएगा। तो यूपी में क्या करा है, इसका नाम दिया गया गाटा, और इसी को कहा जाता है गाटा संख्या। इसीलिए खसरा और गाटा कभी कभी आप लोग को एक साथ देखने को मिलता है, खसरा गाटा, क्योंकि आज हम जिसके गाटे की बात करेंगे, सपोज दैट ए नाम का व्यक्ति है, हम उसके गाटे की बात करेंगे, अब उसके पूर्वज के टाइम पे क्या चल रहा होगा, खसरा चल रहा होगा, ठीक है। तो हमको कहीं ना कहीं उसका भी सहारा लेना पड़ेगा, और ज्यादा पुरानी बात तो है नहीं, 85 साल पुरानी तो बात है, 70 साल 75 साल पुरानी बात है। तो सबके जो रिकॉर्ड्स हैं दादा परदादा वाले, उनमें कहीं ना कहीं खसरा चल रहा है अभी भी। तो खसरा मतलब गाटा के अंदर खसरा आ जाता है मैम, ये है, आप गाटा है किसी का कहीं, और फिर उसमें खसरा नंबर देखेंगे कि हाँ भाई उस गाटे का, हाँ, और ये खसरा नंबर है, इंटरचेंजेबली है, ठीक है। यानी कि आप एक दूसरे में ये मान के चलिए, इसके अंदर ये आता है, उसके अंदर वो आता है, ऐसे करके मान के चलिए। आपको एक थ्योरेटिकल चीजें बता दें, खसरा एक अलग सिस्टम था, गाटा अलग सिस्टम था, आज की डेट में दोनों मिक्स हो गए हैं, ठीक। तो जो आप कह रहे हैं करेक्ट है, ठीक है, कि अब इसमें भी कुछ ना कुछ खसरा तो आएगा ही ना कोई खसरा तो फॉल करेगा ही, अगर हम पुराना रिकॉर्ड देखेंगे तो, ठीक है। तो यही है खसरा और गाटा की कहानी, ठीक। और जो खतौनी की बात अगर हम करें, तो खतौनी एकदम अलग है। वो क्या है, वो रिकॉर्ड्स ऑफ राइट है, ठीक है। मैं ये होता है कि किसके नाम, हाँ, कौन कौन, मतलब कितना हिस्सा है, मतलब यहाँ पे लैंड बेसिस नहीं है इस पॉइंट का, यहाँ पे पर्सन बेसिस है कि ये पर्सन है। आपने कभी भी खतौनी निकलवाओ तो वहां पे सबसे पहले वाले कॉलम में नाम लिखा होता है ना, राम कुमार। उसमें मैम बहुत सारे कॉलम होते हैं, मेरे पास थी अभी कुछ टाइम पहले, बट वो समझ ही नहीं आता है। बट हाँ, अभी जो खसरा नंबर है वो समझ आ गया है, क्योंकि अभी मैंने अभी लास्ट ईयर ही मतलब देखा था, तो खसरा नंबर से पता लग जाता है कि इस खसरा नंबर में इतने परसेंटेज इस बंदे के नाम प्रॉपर्टी है, ठीक। अब वही चीज है ना, अभी जब ये खतौनी क्या होती है, जैसे कि मैंने पहले बताया कि खतौनी में क्या होता है कि वो डिवाइड होते जाती है, तो एक टाइम पे बहुत छोटा छोटा पार्ट आने लगता है, लोग बहुत सारे हो जाते हैं और जमीनें मिल रही है 0.04 हेक्टेयर, 0.01 हेक्टेयर, ठीक है। और यहाँ पे नाम क्या है, बहुत सारे नाम हो जाते हैं। सपोज दैट एक यहाँ पे ए बंदा था, वो तो डेड हो गया, खत्म हो गया, अब उसकी खतौनी किस पे उतरेगी, यानी कि उसकी प्रॉपर्टी उतरेगी उसके जो बच्चे हैं। पहले तो बच्चे भी बहुत होते थे, 3 4 5 6 7 कितने भी, ठीक है। अब बी हो गए, सी हो गए, डी हो गए, ई हो गए, इनका नाम अब इसी खतौनी में आगे बढ़ता जाएगा। अब पता चला बी भी खत्म हो गया, अब बी के जो बच्चे थे ए और एफ, उनके भी नाम इसी में। तो इस तरह करते 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 उसकी लिस्ट जो होती है लंबी भी हो जाती है, और जो प्रॉपर्टी का जो शेयर होता है ये डिवीजन होते होते छोटा होता चला जाता है, ठीक है। तो ये इसमें क्वेश्चन डिफरेंस आ सकता है,
गाटा और खसरा में डिफरेंस बताइए कुछ ऐसे। नहीं, सिंपल आपको आते हैं वेरी शॉर्ट में आपको उसकी व्हाट डू यू मीन बाय सर्वे नंबर, व्हाट डू यू मीन बाय सर्वे रिकॉर्ड है ना, रिकॉर्ड ऑफ राइट्स, ऐसे करके आ सकता है। और देखिए क्वेश्चन तो कुछ भी आ सकता है, लेकिन ये कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप कैसा भी क्वेश्चन है आप आंसर कर लोगे, है ना। ठीक है, मैं आपको एक जो प्रीवियस ईयर PYQs है आपकी वेब उस पे भी होंगे आप लोगों के, जो क्या बोलते हैं आपका रिलायबल इंस्टीट्यूट का आपका अकाउंट है उस पर भी अपलोड हो गया होगा, भेज दिए गए होंगे। ठीक है, उस पर भी देख लीजिएगा, नहीं तो मैं आप लोग को शेयर कर दूंगी। ठीक है, मेरे पास है। ठीक है, शेयर कर दूंगी आपको PYQs। इनफैक्ट मैं दिखाना भी चाहती थी एक दो बार आप लोगों को कि देख लो, जैसे आज मैंने डेफिनेशंस पूछे और वो डेफिनेशंस के आंसर जैसे मैक्सिमम नहीं दे पा रहे थे, या मैक्सिमम जो दे रहे थे वो अभी भी वही दे रहे हैं जो उनके अपने ख्याल के हिसाब से चीजें, तो वो चीज आप बाद में जोड़ सकते हो, लेकिन पहले आपको डेफिनेशन वो देनी है जो आपके कोड में लिखी है, उसको पहले फोकस करना है। ठीक है, तो फोकस करिए कोड पढ़ने की। ठीक है, बाकी प्रैक्टिकल चीजें अलग से। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं पे खत्म कर रहे हैं। नेक्स्ट हम जो पढ़ेंगे वो विलेज के बारे में पढ़ेंगे, विलेज के मेंटेनेंस ऑफ विलेज रिकॉर्ड। ठीक है, ओके मैम, ओके गुड नाइट एवरीवन।